नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। 12th क्लास के लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस लेकर आया हूं और पर दिन जो है मतलब वैसे एमबीबीआई क्वेश्चन जो लाते हैं पर डे, वैसा क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग पर डे देखेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन का सिलसिला। ये वैसे हमारे इस चैनल पर आप अगर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आप इसको सुन सकें। आइए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना ना भूलें, लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। क्या ये रहा है, सॉरी कलम नहीं आ रही है। क्या ये रहा है कि क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? मतलब ये कहा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है गुणसूत्र में जीनों की संख्या किसमें सबसे अधिक पाई जा रही है? अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन है? तो सबसे अधिक गुणसूत्र देखेंगे आप किसमें, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो ध्यान से समझेंगे। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें लिखा गया, पहला ऑप्शन ये दिया है कि गुणसूत्र 21 एवं Y दिया है, गुणसूत्र 21 एवं Y। अगला ऑप्शन है गुणसूत्र 1 एवं X। दूसरा दिया सी ऑप्शन नंबर है गुणसूत्र 1 एवं Y, और इसमें लिखा गया गुणसूत्र X एवं Y। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले कि मतलब X गुणसूत्र में देखेंगे, X गुणसूत्र बहुत बड़ा होता है। लगभग देखेंगे इसमें मतलब 3000 अप्रोक्स जो है 3000 के आसपास लगभग जीन रहते हैं। कुछ लेखक जो ऐसे भी कहते हैं कि 2000 के आसपास इसमें जीन होते हैं X गुणसूत्र में। वहीं अगर X गुणसूत्र के नजदीक देखा जाए तो Y जो है बहुत छोटा सा दिखता है, बहुत छोटा सा। इसमें लगभग देखेंगे तो 290 के आसपास जो है मतलब जीन पाए जाते हैं। वैसे मानव शरीर में जो है, मानव शरीर में कुल देखेंगे तो लगभग 20,000 से 25,000 के आसपास 20,000 से 25,000 के आसपास जो है जीन पाई जाती है लगभग। तो इनमें देखेंगे गुणसूत्र में मतलब 21 गुणसूत्र जो है लगभग अगर मनुष्य की बात करें तो 22 प्लस X Y, इसमें आप 22, 23, 24 गुणसूत्र देख रहे हैं। अगर वहीं 21 कर दिया जाए तो 21 में अगर X Y अगर ले लिया जाए तो इस तरह से देखेंगे 21 X Y, इसमें 21 1 22 23 गुणसूत्र होगा। फिर अगर यहाँ अगला लेंगे तो 21 प्लस X और X गुणसूत्र लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये ऑटोजोम कहलाते हैं, ये ऑटोजोम गुणसूत्र होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुणसूत्र हुआ करते हैं, ये गुणसूत्र है। तो मुख्यतः आप देखेंगे 21 ऑटोजोम होते हैं, और ये जो होते हैं ये लिंगी गुणसूत्र होते हैं जिनको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? आप देखेंगे सबसे अधिक गुणसूत्र देख रहे हैं 21 गुणसूत्र इसमें है, 21 गुणसूत्र इसमें है। बाकी आप देख रहे हैं गुणसूत्र इसमें एक है, बाकी ये गुणसूत्र एक है, ये गुणसूत्र एक। सबसे अधिक गुणसूत्र तो ये पता लग रहा है कि ये है ऑप्शन नंबर ये, सबसे अधिक गुणसूत्र 21 हुआ। और सबसे कम गुणसूत्र कह रहा तो Y में सबसे गुणसूत्र कम होगा, ये Y में लगभग 290 के आसपास गुणसूत्र पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जिसमें सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले जो गुणसूत्र होंगे वो आपके ए वाले ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर ये ए है, गुणसूत्र 21 एवं Y जो है गुणसूत्र ये इसमें सबसे कम गुणसूत्र होगा। बाकी जो आप देख रहे हैं गुणसूत्र ये सबसे अधिक नहीं है, ये देखिए आप इसमें जो है इसमें अधिक होगा पर ये नहीं चाहिए। गुणसूत्र एक इसमें ये देखिए, फिर ये है, ये भी नहीं होगा सबसे अधिक, इसमें भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर आपका है, इसमें मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? कह रहा है कि दात्र कोशिका रक्त प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका हम लोग इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें आप देखिएगा, इस सिकल सेल एनीमिया में आप देखिएगा जो है मतलब रक्त अल्पता हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। नॉर्मली देखिएगा जो होता है मतलब ब्लड में जाइएगा तो हीमोग्लोबिन का जो साइज होता है
वो गोलाकार होता है, राउंड शेप में हुआ करता है। हीमोग्लोबिन का साइज राउंड शेप में होता है। कभी कभी क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है मतलब राउंड शेप में नहीं होकर हाशिए के आकार का हो जाता है, हाशिए की तरह हो जाता है। तो ये मतलब रक्तता की कमी की वजह से ये इस तरह से ये हीमोग्लोबिन का साइज बदल जाता है। जैसे तो इसी हीमोग्लोबिन के साइज बदल जाने के कारण इसके टाइप नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलियोट्रॉपी से तो ये बीमारी हो जाती है, जो एनीमिया का एक मतलब प्रकार है। ठीक है, तो ईपीएसएसिस में देखेंगे जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाता है। सप्रभाविता मतलब कोडोमिनेंस होता है, जिसमें दोनों लक्षण अपना अपना दिखाता है, सप्रभाविता। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता में अगर दो विपरीत जोड़े के लक्षण को जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें कोई भी जो है अपना लक्षण शो नहीं करता। तो ऐसे प्राय इसको जो है मतलब अपूर्ण प्रभाविता कहता है, एक दूसरे किस्म का जो है चला आता है। तो इसका आप सही आंसर मारेंगे, सिकल सेल एनीमिया में या दात्र कोशिका में अरक्तता प्रदर्शित करता है प्लियोट्रोपी का, ये आपका सही आंसर। बाकी ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है और ये भी आंसर आपका गलत होगा, इसको देख के मारिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। अनुकूली विकिरण, पहले तो ऑस्ट्रेलिया आप देखे होंगे, कंगारू देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक पशु है, राष्ट्रीय पशु कंगारू जिसमें देखेंगे आप तो कंगारू के ऊपर में जो है एक मार्सुपियल पाउच बना होता है जिसमें बच्चा पलता है। तो कहने का मतलब बच्चा पलता अंदर में रहता, सही है, अंदर में रहता, अंदर में जो है वो अल्प विकसित अवस्था में बच्चे को जन्म देता है वो, सही है। ओविविपेरस ऐसा कंडीशन ये जीव है कंगारू, इसमें अल्प विकसित कंडीशन में बच्चे को जन्म देता है। ऐसे कंडीशन में क्या करती है कंगारू जो अपने बच्चे को अपने मार्सुपियल पाउच के अंदर बंद रखती है, सही है। तो इस प्रकार के विकास में आप एक इसका क्लू दिया हूं मैं, आगे देखता हूं, अगला स्लाइड पे आता हूं। देखिए लिखा हुआ कि अभिसारी विकास क्या होता है, इसको हम लोग कॉन्वर्जेंट कहते हैं। इवोल्यूशन तब होता है जब अलग अलग पूर्वजों वाले जीव समान वातावरण में रहने के कारण समान विशेषताएं विकसित कर लेता है। मतलब अलग अलग पूर्वज हो, लेकिन जब एक वातावरण में रहते हैं तो उनके अंदर जो है समान कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं अभिसारी विकास। प्राय इसमें देखिएगा जैसे शार्क मछली हुई, डॉल्फिन हुई, सही है, ये दोनों देखिएगा स्तनधारी जीव प्राय समुद्र में पाया जाता है, सही है, लेकिन दोनों के पूर्वज अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में मतलब समानता होता है। ये आप देखिएगा अभिसारी विकास ये कहते हैं इसको। अगर वही अपसारी विकास की अगर हम लोग बात करें तो अपसारी विकास में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जब होता है तब होता है जब ये एक ही पूर्वज से निकली प्रजातियां जो है अलग अलग वातावरण में जब ढलकर अलग अलग लक्षण प्रकट करते हैं या विकसित करते हैं, तो ऐसे जीव को हम अपसारी विकास कहते हैं। इसी में कंगारू आ जाती है आपकी, देखिएगा मतलब इसके पूर्वज एक ही रहते हैं पर ये वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सही है, अपने आप को अपने प्रजातियों को सुरक्षित कर लेता है अलग अलग वातावरण में भी रहकर। तो ऐसे में जीव देखेंगे आप, फिंच है, फिंच पक्षियां हैं, इनमें देखिएगा चोंच अलग अलग तरह के होते हैं, सही है। तो ये अपसारी विकास के अंतर्गत आता है। चलते पिछले स्लाइड पर देखते हैं। पिछला स्लाइड ये था आपका कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूलन विकिरण जो होता किसके माध्यम से होता, तो आप कहेंगे इसका सबसे सटीक आंसर होगा अपसारी क्रम विकास, ये आपका सही आंसर है। बाकी अभिकारी क्रम ये भी आपका गलत है, सॉल्टेशन ये भी आपका गलत है और इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत ही होगा। तो आप अपसारी क्रम विकास मारेंगे, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जो अक्सर फंस जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 21वें गुणसूत्र के ट्राइजोमी के कौन सी अनुवांशिक बीमारियां होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइजोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारियां होती है। अब पहला नंबर देखेंगे, मतलब ये बीमारियां जो है ट्राइजोमी के कारण होता है। ये कहा जा रहा है आपका, देख रहे हैं, ये ट्राइजोमी है। ट्राइजोमी का फॉर्मूला होता है 2n+1। अगर मान लीजिए n का मान अगर लिया जाए 23 दूनी 46 किया जाए तो 46 अब प्लस 1 क्रोमोजोम और ऐड हो जाएगा, तो इसमें लगभग 47 क्रोमोजोम आपका हो जाएगा। और 47 क्रोमोजोम होगा तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइजोमी होने के अनुवांशिक बीमारियां जो है डाउन सिंड्रोम हुआ करती है। ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये गलत है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिएगा बच्चे में बिल्ली की तरह आवाज निकलने लगती है। टर्नर सिंड्रोम ऐसी है, ऐसे देखिएगा जो बच्चे होते हैं वो मतलब आतंकवादी प्रवृत्ति की हो जाती है, फिर इनमें दिक्कतें होती है। आइए देखते हैं। तो इसमें से मैं टर्नर सिंड्रोम बोला, दात्र कोशिका देखिएगा अरक्तता होती है, मैंने ये बोला था अभी इसी पिछले स्लाइड में, पिछले क्वेश्चन में। अरक्तता एनीमिया को कहते हैं, रक्त की कमी से ये बीमारी होती है।
और डाउन सिंड्रोम देखिएगा, डाउन सिंड्रोम में मतलब जो है बच्चे अक्सर मंद बुद्धि के हो जाते हैं, और मंद बुद्धि के बच्चे जो है अक्सर मतलब बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे जो है मतलब 21वें गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमी होने का आनुवंशिक बीमारी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे। इसका सटीक आंसर आप क्या मारेंगे? डाउन सिंड्रोम होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कहता एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्ण अंधता की संभावना इनमें से क्या होगी? फिर से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर से देखा जाए। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला है, सही है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला है, उसके लिए हम लोग एक्स गुणसूत्र लेंगे। एक्स सामान्य दृष्टि वाली महिला है जिसके पिता वर्णांध है। तो पिता वर्णांध है तो इसका मतलब जरूर है कि ये जो है आपका मतलब कैरियर के रूप में काम करेगी। ये महिला वर्णांध नहीं होगी पर ये कैरियर के रूप में काम करेगी, कैरियर के रूप में। और दूसरा पूछ रहा है कि वर्णांध, इसकी शादी जो है सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाता है। एक इसकी शादी जो है हम लोग नॉर्मल पुरुष से करवाते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक नॉर्मल पुरुष से करवाते हैं। तो फिर क्या होता है, कहता तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्ण अंधता की जो है संभावना इनमें से क्या होगी? कितना % बनता है कि ये जो है वर्णांधता होगी? देखिए ऑप्शन दिया गया, ए नंबर ऑप्शन है 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री होंगे। दूसरा ये दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाले पुत्री होंगे। सी नंबर ऑप्शन है 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री होंगे। सभी पुत्री सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध होंगे, सही है। तो आप देखिएगा मैंने क्या बोला कि एक जो है लड़की है, एक लड़की है, सही है, जो कैरियर के रूप में, क्योंकि पिता इसके, सही है, पिता इसके जो है वर्णांध है, और दूसरा इसका विवाह जो है, एक विवाह जो है मतलब सामान्य पुरुष से किया जा रहा है। अगर इसका गैमेट बनाया जाए तो ये एक्स हो जाएगा, ये आपका देखिएगा एक्स हो जाएगा, ये कैरियर के रूप में काम कर रही है। इसका अगर आप बनाएंगे तो ये एक्स, इसका आप बनाएंगे तो ये वाई होगा, सही है। तो आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये एक्स और ये एक्स सी हो जाएगा, ये दृष्टिकोण। इसका इससे क्रॉस करवाया जाएगा तो ये भी देखिएगा एक्स एक्स सी हो जाएगा। फिर इसका देखिएगा आप इससे क्रॉस करवाएं, ये एक्स सी एक्स, और इसका देखिएगा इससे क्रॉस करवाएंगे तो एक्स सी वाई होगा। अब कैलकुलेशन ये करना है, आप एक चीज याद रखेंगे हमेशा, आप ये याद एक चीज ये रखना है कि आपको याद ये चीज रखना है कि ये इसका इससे, इसका इसके, ठीक है, एक्स सी ये इसका, ये हो गया एक्स, ये आपका एक्स सी वाई हो गया, सही। आप देखना ये है कि कितनी प्रतिशत, जैसे कि मान लीजिए अगर फीमेल में एक क्रोमोसोम अगर डैमेज हो रहा तो फीमेल जो है कैरियर के रूप में काम करती है। वहीं जब अगर आप मेल पर जाएंगे तो मेल का जो एक क्रोमोसोम अगर डैमेज कर रहा तो मेल जो है पूर्णतः बीमार पड़ जाएगी, वो पूर्णतः वर्णांध हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, सही है। तो देखिए ये जो है फीमेल है, ये फीमेल है, देखिएगा इसमें जो है मतलब ये कैरियर के रूप में काम करेगी, कैरियर होगी। इसके बाद देखिए यहाँ भी फीमेल है, ये इससे, सॉरी फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, ये सॉरी फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से समझ में नहीं आएगा, उससे आपको दिक्कत होगी, इसे प्रेस बनाता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलिए फिर से देखते हैं, फिर से जगह कम है। देखिए जैसे कि मैंने ये बोला कि ये कैरियर है, चूंकि इसके पिता जो है वर्णांध है, इसकी शादी जो है एक नॉर्मल मेल से करवाते हैं, ठीक है, सही है। अब दोनों का गैमेट बनवा देते हैं, दोनों का गैमेट, ये एक्स हुआ, ये एक्स सी हो जाएगा, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये। अब इसका जो है इसका इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो एक्स और ये एक्स होता है, सही है। फिर एक बार इसका इसके साथ करवाते हैं तो ये एक्स और ये वाई होता है। फिर इसका इसके साथ करवाते हैं तो ये एक्स सी एक्स कर देते हैं, सी कर दिए कैरियर रूप में, आप इसको समझ लेंगे। अब इसका इसके साथ होगा तो एक्स सी वाई हो जाएगा। अब आप अच्छे समझ आइएगा। अब देखिए मतलब ये लड़की है बेचारी, ये लड़की है, ये लड़की आपका है, तो ये लड़की जो है स्वस्थ है, कैरियर नहीं है, ये स्वस्थ लड़की है, नॉर्मल है लड़की है। और इसके बाद ये देखिए एक लड़का है, ये भी बेचारा नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये भी लड़का। और ये देखिए लड़की जो है ये कैरियर है, फिर ये कैरियर रूप में काम कर रही है। और ये लड़का जो है ये मतलब हीमोफिलिक है, सॉरी वर्णांध है, वर्णांध है, सही है। इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस जो है। तो अब बात ये आती है कि मतलब आप देखेंगे ना तो
इसमें आप देखेंगे तो 50% जो है आपका 50%, देखिए ये बच्चे नॉर्मल है 50%, ये 50%, उसमें से देखिए 25% जो है 25% जो है कैरियर के रूप में आ रही है, कैरियर है, और बाकी 25% आप ये देख रहे हैं 25% रेशियो पे आप देख रहे हैं जो वर्णांत बीमारियां हैं, इनके अंदर वर्णांतता है इसके पास, सही है। तो आप देखेंगे तो 25% का रेशियो इसमें आ रहा है। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 25% वर्णांत पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री होंगे, आपका ये सही है, ये ऑप्शन आपका सही है 25%। बाकी ये कह रहा 50% वर्णांत पुत्र होंगे, पुत्र 50% वर्णांत होंगे, लेकिन नहीं, ये बात नहीं, मात्र 25% पुत्र वर्णांत है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 50% वर्णांत पुत्र एवं 50% वर्णांत पुत्री होगी, ये भी आपका गलत ऑप्शन से, 50% है ही नहीं वर्णांत, बल्कि नॉर्मल पुत्र है। और ये अगला दिया गया डी नंबर ऑप्शन, सभी पुत्र समान दृष्टि वाले वर्णांत पुत्री होंगे, ये भी आपका जो है गलत ऑप्शन है, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आप इसको सही मारेंगे, 25% वर्णांत पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्र होते हैं, सही है। तो ये आपका सही आंसर, थोड़ा सा सोचना और सोच के बनाना, सही है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। मैंने पूरा क्लू के साथ दिया हूं, इधर डायग्राम भी बताया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से उदाहरण है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक होता है, प्रतिरोधी मतलब हम लोग जिसमें इम्यून सिस्टम के अंतर्गत इसको लेते हैं। तो प्रतिजैविक प्रतिरोध जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से क्या है, दिया गया है अनुकूल विकिरण, अनुकूल विकिरण ये गलत है। प्रतिरोधी किस, ट्रांसडक्शन, सही है, ट्रांसडक्शन जीन का प्रभाव होता है, बैक्टीरियोफेज वगैरह में देखेंगे ट्रांसडक्शन के माध्यम से जो है जीन फॉलो करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। प्रतिजैविक किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, ये आपका सही आंसर है, आप इसमें सही आंसर मारो, सही, ये आपका सही है। किसी भी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता जो होती है उसके हिसाब से जो है प्रतिजैविक प्रतिरोधी किस्म जो है जीवाणु का प्रादुर्भाव किया जाता है, उत्पत्ति होती है, सही है। तो ये आप ऑप्शन सही मारेंगे। ये बाकी आप अपसारी क्रम का विकास, ये आपका गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें आप मारो, सही है। चलते बढ़ते आगे, समझ आएंगे। किसी समुदाय किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता जो होती है उसके वजह से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव होता है, सही, विकास होता है, ये इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुकेंद्रकियों में टीआरएनए, क्या दिया गया आपका, एक है टीआरएनए, टीआरएनए कह रहा, इसके बाद है कोमा एसआरएनए, एसआरएनए सिंथेटिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये रहा आपका। एक दिया गया है एसएन आरएनए दिया गया है, ये एसएन आरएनए कहता है कि अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है, कौन है, सही है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी जो है आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसके कूट लेखन में, इसके अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 ये आपका गलत है, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये भी गलत है आपका, ये ऑप्शन सही है। इनमें से सभी ये आपका गलत ऑप्शन होगा, आपको याद रखेगा। कभी भी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में टीआरएनए में एसआरएनए हो एवं कहता है एसएनआरएनए, इनमें जो है अनुलेखन के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 की आवश्यकता पड़ती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता, एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो इसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा। आप ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप O है, आइसोएग्लूटिन होता है, सही है, आइसोएग्लूटिन लिखाता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है इसमें। आइसोएग्लूटिन एंजाइम आई, देखिएगा आई, ध्यान समझो, ये IO है, IO, इसके बाद पिता का रुधिर वर्ग कहता B है, IB, ये आपका जो है आइसोएग्लूटिन जिन तैयार किया जाएगा इसके लिए ये। तो देखिए which one ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन जो है ऐसा जो सही आंसर हो, IOIB, आपका जो है IOIB ये ऑप्शन आपका सही है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, IO ये कभी नहीं होगा, IB ये कभी नहीं होगा, सही है, IA आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका सही आंसर है। इसमें आप विकल्प में सही मारोगे। फिर से, एक बालक के रुधिर वर्ग O में तथा उसके पिता का जो रुधिर वर्ग है वो B है, इसलिए हम लोग इसको O और इसके B बनाते हैं, तो ये आंसर आपका सटीक निकलता है। उसके पिता के जीन प्रारूपी में उनका कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें ये जीन आएगा। चलो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 कहता फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। आप देखेंगे फ्लेवर सेवर जो है इनमें से क्या है, फ्लेवर सेवर जो है एक प्रकार का
जीन है जो टमाटर में स्थानांतरित किया गया था। फ्लेवर सेवर एक प्रकार का जीन है जो टमाटर में स्थानांतरित किया गया था, और उसमें जब ये जीन डाला गया तो टमाटर जो है बिल्कुल मतलब उसका बाहरी अगर आप लेयर देखें तो वो बिल्कुल मतलब मुलायम लगता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। सही है, इसलिए हम इसका देखिए टमाटर जो ऑप्शन हो आप उसमें करेक्ट आंसर मार दो, इसमें सही हो जाएगा। तो फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, पीरकनाशी है, ये आपका गलत ऑप्शन है। फिर कहता है चूजों की प्रजाति है, ये मुर्गे मुर्गियां चूजे की प्रजाति, ये भी आपका गलत है। परजीवी टमाटर, देखिए ये आपका सही ऑप्शन है। सही है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, इसमें आप मारो सही है। बाकी आप कीटनाशी प्रोटीन जो है ये आपका नहीं होगा, ये 100% गलत है। तो यह परजीवी टमाटर था जिसमें फ्लेवर सेवर जीन को स्थानांतरित करके टमाटर तैयार किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सही से याद रखना, भूलना मत। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है। कहता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो है डीएनए के एक विशिष्ट शाखा के अनुक्रम को पहचानता है। सही बात है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटता है और विशेष स्थल पर काटकर उसको मतलब फिर से जोड़ता है, फिर वो देखिएगा लाइगेज एंजाइम की हेल्प से वो जोड़कर फिर आगे बढ़ाता है। तो इसमें कौन सा अनुक्रम जो है वो पहचानता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? आई मीन पहला ऑप्शन पॉलीएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को, यही आपका सही आंसर है। पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं को जो है या विशेष स्थान पर काटकर जोड़ता है। ये आपका देखेंगे वीएनटीआरएनए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होता है, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए में जब फोरेंसिक लैब में, सही है, जब आतंकवादी केस में जब डीएनए का टेस्ट किया जाता है तो वीएनटीआर से वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को किया जाता है, वो मिनी सैटेलाइट ऑफ डीएनए उसी में काम करता है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है, इनमें से सभी ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आप याद रखिएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम को डीएनए के एक विशिष्ट शाखा पर अनुक्रम को पहचानने के लिए पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु की आवश्यकता पड़ेगी, इसको आप सही आंसर मारिएगा, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 क्या। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति लिखा गया, सॉरी, अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? किसी भी जीन की अभिव्यक्ति जो है इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? पहला ऑप्शन दिया गया छोटा व्यक्तिकारी आरएनए से, ये आपका सही है। छोटा व्यक्तिकारी आरएनए से, ये आपका सही है। एंटीजेंस आरएनए के द्वारा, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। सही है, तो इसमें आप ये मारिएगा, ये आपका सही आंसर है। ए एंड बी दोनों आपका ये आएगा, इसमें से आप ये मत लगा देना, इसमें से ये सही ऑप्शन है दोनों के लिए, तो इसमें मारो, इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत आंसर है। तो याद रखिएगा किसी भी जीन की अभिव्यक्ति के लिए मतलब छोटा व्यक्तिकारी आरएनए की आवश्यकता, एंटीजेंस और आरएनए की आवश्यकता, ये ऑप्शन नंबर ए बी दोनों दिया गया, तब इसमें आप सही आंसर मारिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? ये आपका ऑप्शन एनिडोसिन डीएनएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए 1990 में, कब की बात है? 1990 में थे। सही है, एक वैज्ञानिक जिन्होंने एडिनोसिन्स डीएमिनेज की कमी को जीन चिकित्सा के माध्यम से, जीन थेरेपी के माध्यम से सर्वप्रथम क्लिनिकल इलाज किया था। सही है, इसी को रिमूव किया था। चिकन पॉक्स, ये आपका जो है छोटी माता बड़ी माता चिकन पॉक्स कहते हैं इसको, ये आपका गलत। डायबिटीज मेलिटस, इसमें देखिएगा अक्सर जो है जब व्यक्ति डायबिटीज मेलिटस से शिकार होता है तो देखिएगा डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, दो प्रकार के डिजीज होते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस में देखिएगा आप शुगर लेवल जो वो बढ़ जाता है, और डायबिटीज इंसिपिडस में देखिएगा बार बार जो है मतलब पेशाब बहुत ज्यादा, टॉयलेट जाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। सही है, तो ये डायबिटीज मेलिटस। ये भी आपका रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस, देखिएगा रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस है। सही है, ये देखिएगा इसमें मतलब हड्डियों में एक प्रकार का, हड्डियों में देखिएगा मतलब ज्वाइंट जो होता है ना उसमें सूजन आ जाया करते, तो वैसे केस में जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो उसका देखा जाता है। सही है, तो ये भी आपका गलत आंसर होगा, इसको आप याद रखेंगे। क्लिनिकल जीन थेरेपी में सबसे पहले एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था, 1990 में ये किया गया था, तो इसका आंसर ये होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 13 के पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। आइए देखते हैं, कहता है जीए कौन सा कोडोन है? ये आपका GAATTC किस प्रतिबंधन GAATTCC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की अभिज्ञान स्थान है, अभिव्यक्ति कराती है, ये भी कह सकते हैं। सही है, GA ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा, यहाँ पर ऐसा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं
हिन ट्रिपल वन, इको R1, बेम 1 और इसके बाद ही ट्रिपल 1 दिया गया। मतलब कहने का ग्वानिन और एडेनिन के बीच काटने वाले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो है क्या है। सही है, मैं पहले इसका क्लू दिखाता हूं, आप अपने खुद आंसर दे दोगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन दे रहा हूं। मतलब देखिए एंजाइम है, सब स्रोत है, ये एंजाइम आपका इको R1। सही है, ये प्राप्त होता है सोर्स ऑफ एंजाइम इस्चेरिचिया कोलाई के से, और बाकी रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज दिया है, पहचानना और उसको काटना। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका दिया है जी और ए के बीच जो है, जी और ए के बीच ग्वानिन और एडेनिन के बीच इसको ये काटता है, बाकी ये ए टी टी सी। सही है, तो ये आप ऑप्शन रखेंगे, ये आपका रहेगा इस्चेरिचिया कोलाई इको R1। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन दिया हुआ था उधर इस टाइप में, तो ये इको R1 डालेंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला जो है एंजाइम का नाम है बेम H1। बेम H1 में देखेंगे इसको कहते हैं बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसेंस। सही है, ये बैक्टीरिया इससे प्राप्त किया जाता है बेम H1, जो ग्वानिन और ग्वानिन के बीच जो है ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, मतलब ग्वानिन को काटने के लिए बेम H1 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, और ग्वानिन और एडेनिन के बीच काटने के लिए आपका इको R1 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। वहीं हिंद ट्रिपल 1 देखेंगे तो हिंद ट्रिपल 1 के लिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई है। चाहिए, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई मतलब हिंद ट्रिपल 1 एडेनिन और एडेनिन के बीच, कहां की बात कर रहा हूं, एडेनिन GCTT, कहने का मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन इनके बीच जो है एडेनिन के बीच काटने वाले एंजाइम को हम लोग कहते हैं हिंद ट्रिपल 1 एंजाइम है। वैसे अभी तक देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है 900 से ऊपर अभी तक खोज किए गए हैं, जिनमें से ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए पूछ रहा है GAA के बीच। सही है, GAA के बीच देखिए हिंद ट्रिपल 1 इको R1, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, इसमें आप सही मारेंगे, ये आपका सही है। हिंद ट्रिपल 1 भी आपका गलत है, बेम 1 भी आपका गलत है, ही ट्रिपल 1 ये भी आपका गलत है। सही है, तो ये इको R1 एंजाइम को काटने के लिए, मतलब ग्वानिन से एडेनिन के बीच काटने के लिए, स्क्वाडोन को काटने के लिए प्राय इको R1 एंजाइम की आवश्यकता होगी, इसको आप सही मारेंगे। ये आपका मैंने क्लू दे दिया, इस्चेरिचिया कोलाई से आपका ये प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा जा रहा, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। सर्वप्रथम जो है निर्मित गाय परजीवी का नाम इनमें से कौन था। सही है, सर्वप्रथम रोजी नाम का गाय जो है, देखिए कहां ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका ये सही है, रोजी नामक गाय जो है इसको मतलब निर्मित परजीवी गाय कहा जाता। सही है, जो सर्वप्रथम बनाया गया था। आप ये देख रहे हैं डोली एक भेड़ थी। सही है, डोली भेड़ थी जिसमें अडर सेल से न्यूक्लियस निकाल करके डोली का क्लोन तैयार किया गया था। सही है, सर्वप्रथम सबसे पहले डोली का क्लोन तैयार किया गया था, डोली बनाया था। मेजी आपका, ये डेजी आपका कुछ नहीं, आप इसको याद रखिएगा, इसका आंसर आप ये होगा। गाय द्वारा निर्मित इनमें से ये डोरोजी नामक जो है गाय परजीवी से निर्मित किया गया था, गाय परजीवी के द्वारा, इसको ऑप्शन याद रखिएगा। अगर पूछ दे सबसे पहला मतलब भेड़ क्लोन किसमें कब तैयार किया गया था, तो आप इसमें आप डोली मारिएगा, इजी आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन 14 का आंसर अभी रोजी है, गाय के लिए ये आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा निमेटोड तंबाकू के पौधे के जड़ों को संक्रमित करता है। देखिएगा ना, अक्सर तंबाकू के जड़ में अगर आप देखिएगा तो तंबाकू के जड़ में देखिएगा ये नोड्स के रूप में रहता है, और नोड बहुत गांठ हो जाता है, जिससे क्या होता है मतलब इसकी पैदावार घट जाती है तंबाकू की। तो इसमें कौन सा कहता है, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे के जड़ों में जड़ों को संक्रमित करता है, उसको खा जाता है, खराब कर देता है। बेसिलस thuringiensis ये आपका सही नहीं है। क्राइएसी ये भी आपका सही नहीं है, प्रोटीन के ये भी। मेलियोडोनिज्म इकोग्नेटा ये आपका सही आंसर है, यही आपका सही आंसर है, ये आपको सही जाएगा, कहिएगा मेलोडोजिनम इकोनोमिटा, ये जो आपका है निमेटोड वर्ग का जीव है, जो तंबाकू के पत्ते के तंबाकू के जड़ों में पाया जाता है, और इसको मुख्यतः जो है खराब कर देता है, गांठ की तरफ रूप में रख के उसको सड़ा देता है। सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ये आपका गलत होगा। सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। चलते देखते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा बहुत बायोलॉजी है, कुछ याद भी रखना पड़ता, अगर याद नहीं रखेंगे फिर दिक्कत होगी आपको। सही है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कहता है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है। आप कहने का मतलब डीएनए आणविक तकनीक के माध्यम से हम इच्छित जीन की अनेक प्रतिलिपि को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक जो है प्रक्रिया आती है जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर को कहते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसके माध्यम से आप
डीएनए के लाखों प्रतियों को तैयार कर सकते हैं, लाखों कॉपी को तैयार कर सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एलिसा एक प्रकार का टेस्ट है, सही है, जो मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। ये आपका ऑप्शन गलत होगा, देखिए पीसीआर ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, ये आप सही मारिएगा पीसीआर। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतलब लाखों डीएनए, करोड़ों डीएनए को आप तैयार कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है जिसमें डीएनए को डालकर से उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बड़े बड़े हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे होते हैं, वो जोड़कर फिर से मॉनिटर पर ले जाया जाता है जहां पर जो है मतलब डीएनए का अध्ययन किया जाता है। जेल फ्लो इंस्ट्रूमेंट ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, सही है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो मुख्यतः जो है मतलब जीन की आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति तैयार कर सकते हैं, मतलब मेनी कॉपी तैयार कर सकते हैं, इसका कई डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं, सही है, इनविट्रो संश्लेषण इसको भी कहा जा सकता है। तो ये कहलाता है पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका सही आंसर है, इसमें मारना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, सही है, मैं फिर उसका जवाब दूंगा आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 ये पूछ रहा, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, सही है। आप देखेंगे एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से आप जो है मतलब किसी भी दीवार को आप गला सकते हैं, पचा सकते हैं, सही है। तो इसके लिए देखिए पहला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है ये लाइसोजाइम, ये ऑप्शन है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को चाहे तो आप उसको देखिएगा, स्पर्म में भी स्पर्मलाइसिन एंजाइम पाया जाता है जो ओवम के दीवार को गलाता है, सही, एक्रोसोम के माध्यम से, कभी क्वेश्चन में बताएंगे फिर आपको। तो यहाँ फिलहाल जो है ये लाइसोसोम आपका सटीक आंसर होगा। बाकी आपका सेलुलोज देखिएगा, सेलुलोज जो है, सेलुलोज के अपघटन के लिए क्या आता है, काइटिन देखिएगा, काइटिनेज, काइटिन के अपघटन के लिए क्या जाता है, वहां कोलिजन फाइबर होता है, उसको अपघटन के लिए ये उपयोग किया जाता है। बल्कि अब यहाँ जो आपका सही आंसर है वो ये आप मारिएगा लाइसोजाइम। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन कौन से एंजाइम प्रयुक्त होगा, तो मुख्यतः लाइसोजाइम एंजाइम ही प्रयुक्त किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, सही है, प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है जो मतलब सेल्फ जो है सेल्फ जो है कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है। दम्मा देखिएगा, सही है, दम्मा जो है दम फूलने की बीमारी से है, ये तो आपका नहीं होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यही एक बीमारी है, इसमें कैंसर भी, ये भी आपका नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मैंने अभी पिछले ऑप्शन में एक था, मैंने बताया था आपको कि देखिएगा जहां जहां भी शरीर में जोर होती है उन जोर पर बहुत ज्यादा सूजन होती है और सूजन के साथ बहुत ज्यादा दर्द करता है, सही है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट स्वयं जो अपने आप को ये मतलब कंट्रोल कर लेता है, स्व प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप पर डेवलप करके इसको ये ठीक करता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही जो है इस बीमारी से प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है, ये अपने सेल्फ जो है डिपेंडेंट करके कर लेता। बाकी आपका तीनों ऑप्शन गलत होगा, ये आपका सही आंसर है, इसमें आप मारना इसको। बाकी क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 19 कह रहा, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, तो इसको आप देखेंगे, इसका ऑप्शन आपको कहा जा रहा अधिवृक्क ग्रंथि की उद्दीपन से कैटोकोलिमीन की रक्त में स्राव होना। अगला ये दे रहा, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय के स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाना। ये लिखा गया इनमें से दोनों, इसमें से लिखा गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। अर्धवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटकोलिमीन का रक्त में स्राव हो जाना। व्यक्ति के रक्त तथा हृदय के स्पंदन की दर में एक वृद्धि हो जाना, सही है, ये आपका सही है, ये भी सही है आपका, सही है। उद्दीपन कैटकोलिन ये भी आपका सही है। इनमें से दोनों, एक ऑप्शन रहता इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी मार देते, सही है, इनमें से सभी, क्योंकि ये भी ऑप्शन जो है इनमें से दोनों, ये भी आपका सही ऑप्शन सारा, तो ये ऑप्शन देखेंगे आप, इसका सही आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये आप देखेंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आपका क्या पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ चलते हैं हम लोग। देखते क्वेश्चन नंबर 20 जो है, उच्च पैदावार वाली एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है। उच्च पैदावार वाली एवं गेट बंद कर दीजिए, गेट। उच्च पैदावार वाली एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है, तो सोना तो गेहूं की ही किस्में है, ये आपका जो है ये आपका सही आंसर है, गेहूं ये आपकी सही किस्में है। धान जो आप देखेंगे, धान जो आपका है ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं है आपकी किस्में। मक्का नहीं है, कपास नहीं है,
सोना की बात जब भी आए तो सोना में आप जो है मुख्यतः मतलब गेहूं की फसल को ही आप लगाएंगे। तो उच्च पैदावार वाली एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में होगी, तो ये आपका सोना गेहूं की किस्में होगी, यही आपका जो है सही आंसर होगा। बाकी आप धान भी नहीं है, मक्का भी नहीं और कपास भी जो है वो नहीं है, ये तो आपका। चलिए आज का सिलसिला यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सही है। आप सब लोग को नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप देखते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक दिन जो है हम एक नए वीडियो के सिलसिले में लेकर हर एक दिन प्रत्येक दिन उपस्थित होंगे और प्रत्येक दिन वैसे एमबीबीआई क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सही है। और प्रश्न यहीं से आना है, ये मैं गारंटी देता हूं। इसलिए प्रत्येक दिन हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अच्छा लगे तो मतलब लाइक करिए, फुल लाइक करिए, सही है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आप फिर से मेरे चैनल पर अगर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इस वीडियो का आनंद ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।